फटकारते नजर आ रहे हैं लगातार उद्धव ठाकरे। क्या ये उद्धव ठाकरे को शोभा देता है, ये उनको भी सोचना होगा। बहरहाल बढ़ते हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में पीसीएस की परीक्षा को लेकर प्रयागराज में छात्र अब भी धरने पर बैठे हैं। अब योगी के राज में योगी के नारे को बुनियाद बनाते हुए ऐलान कर दिया है कि ना बटेंगे ना हटेंगे। जी हां, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, आए हैं अपना नारा लेके वन डे वन शिफ्ट वाला, और उसे हम करके ही रहेंगे। केंद्र बना ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसमें सरकार की भी लापरवाही हुई। मांग है कि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मतलब धांधली हो सकती है एक तरह से, और आयोग हमेशा से यही करता आया है। तो यूपीपीएससी के प्रीलिम्स 2024 और एआरओ के एग्जाम को एक दिन या एक शिफ्ट में कराने की मांग के साथ छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। प्रयागराज में आयोग के ऑफिस के बाहर छात्र कल से लगातार धरने पर डटे हुए हैं। रात भर बैठे रहे और अब भी बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग उनकी मांगों को नहीं मानेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वन डे वन शिफ्ट पर क्यों अड़े हैं ये छात्र, उसकी चर्चा कल हमने इसी खास कार्यक्रम में आपके सामने डिटेल में की थी, जिसकी वजह मुख्य है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, जिसके तहत अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले छात्रों के नंबर को परसेंटाइल के आधार पर एवरेज आउट कर दिया जाता है। और इसी नॉर्मलाइजेशन के नियम के विरोध में छात्र करीब 36 घंटों से प्रयागराज में आयोग के ऑफिस के बाहर सड़क पर बैठे हैं और अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने एक दिन एक शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं का नारा लगा रहे हैं। तो प्रयागराज में यूपीपीएससी से नाराज छात्रों ने आज शव यात्रा भी निकाली, जिसमें आयोग के अध्यक्ष की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के दौरान गुस्साए छात्रों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो यूपीपीएससी और सरकार के खिलाफ छात्रों के इस रुख को देखकर विरोधियों को योगी सरकार के खिलाफ हमले का बड़ा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीएसपी सब इस मुद्दे पर बोलने लगे हैं और योगी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने, जयराम रमेश, मायावती सभी ट्वीट कर रहे हैं और छात्रों के इस प्रदर्शन को योगी सरकार बनाम छात्र की लड़ाई बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या अब छात्रों के लॉज या हॉस्टल पर बुलडोजर चलाएगी। उधर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा युवाओं की आवाज को इस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी नौकरी की मांग करने या भर्ती घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि बीजेपी के लोग एक देश एक चुनाव की बात करते थे, वो आज एक साथ परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं पर अत्याचार बंद कीजिए। जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे थे, वो आज एक साथ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है। एआरओ और आरओ की जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आखिर उनका क्या दोष है? इस तरीके का लाठीचार्ज, क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते? आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, परीक्षा एक नहीं करा पा रहे, एक उत्तर प्रदेश के एक विभाग एक थोड़ी सी परीक्षा, और आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। भाजपा का दोहरा चरित्र ही उसे ले डूबेगा। तो जाहिर है इसको लेकर ये जो पूरे छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, 2 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब ये सियासत में भी कहीं न कहीं बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। ऋचा सिंह बीजेपी की नेत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋचा जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। क्या छात्रों की आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है? छात्र जिस तरीके से एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं वो उन पर लादा जा रहा है, विपक्ष के सीधे अब हमले आपके ऊपर है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा छात्र हितों और छात्र कल्याण को लेकर कदम उठाती रही और आज जब वर्तमान में प्रदेश सरकार की नीतिगत स्तर पर ये जिसको कहा जा सकता है कि हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जो भी परीक्षाएं हो
वो शुचितापूर्ण ढंग से हो और उनकी में कहीं ना कहीं जो पारदर्शिता अभी तक परीक्षाओं में नहीं होती थी, वो परीक्षाओं में पारदर्शिता देखने को मिले। इसलिए आपको पता होगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, समय को देखते हुए और प्रतिभागियों की जिसको कहा जा सकता है कि प्रतिभागियों की उनको अधिक से अधिक मौके मिले, उनकी सुविधाओं को देखते हुए तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसपे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले स्केलिंग की एक प्रक्रिया को लेकर छात्रों में बहुत रोष हुआ करता था, स्केलिंग को लेकर छात्र हमेशा शिकायत किया करते थे, आज उस स्केलिंग की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आती थी कि जो मानविकी वर्ग के हैं या फिर जो हिंदी छात्र अभ्यर्थी हैं, उनकी मेरिट कहीं जो है तकनीकी विषयों से कम हो जाती थी। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है और सभी जो भी वैकल्पिक प्रश्न हुआ कर वैकल्पिक पत्र हुआ करते उसके उनको लागू किया गया है और वैकल्पिक विषयों को उनमें से हटा दिया गया है। छात्रों को अधिक से अधिक समान अवसर मिल सके, इसके लिए पीसीएस परीक्षा में पहले इंटरव्यू में एक पद के सापेक्ष 2 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, आज की डेट में एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और प्रारंभिक परीक्षा में एक पद के सापेक्ष पहले 13 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, आज वर्तमान में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, जिससे अधिक छात्र प्रतियोगिता में सहभागिता कर पाए और एक स्वस्थ प्रतियोगिता हो सके। सामंजस्यपूर्ण तरीके से छात्रों के बीच में हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, छात्रों की बात को सुन रहे हैं। जी, ये सब तो वो जो वजह हैं जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन लाया गया है, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम कराया जा रहा है, पेपर लीक से भी बचाना है, उसमें से एक वजह है। ये बातें ठीक है अपनी जगह पर। आप तो खुद स्टूडेंट लीडर रही हैं, आपने काफी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो भी हमने देखा है, कवर किया उस दौर में। आज अगर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं तो जो बातें आप कह रही हैं, ये बात छात्रों को क्यों नहीं समझा पा रही है पार्टी या सरकार या आयोग, बजाय इसके लाठियां क्यों चल रही हैं? सवाल ये है। देखिए, कोई लाठियां नहीं चल रही है। कल से छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और सरकार, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं और हमारी सरकार और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि छात्र हितों में फैसला लिया जाए। हम छात्रों को लेकर संवेदनशील भी हैं और हम उनसे संवाद करने की प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं और छात्र लगातार अपने तमाम सुझावों को, देखिए आपने नॉर्मलाइजेशन की बात की, हमको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है किसी भी भर्ती का और जब विभिन्न पालियों में परीक्षाएं कराई जाती हैं, तो विभिन्न पालियों की अलग अलग मेरिट में सामंजस्य बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक जो सूत्र है वो निकाला गया है। और वर्तमान सरकार ने, वर्तमान लोक सेवा आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस को बेहद कम कर दिया है। तकनीकी स्तरों को अपनाया गया है ताकि किसी भी स्तर पे कोई गड़बड़ी ना किया जा सके। आप जब मूल्यांकन होगा तो रोल नंबर्स को फेक नंबर्स में परिवर्तित करके उनका मूल्यांकन किया जाएगा ताकि किसी भी अभ्यर्थी की पहचान ना हो सके, किसी को भी एडवांटेज अलग से ना दिया जा सके, शुचितापूर्ण हो, उसमें पारदर्शिता बनी रहे। इसके लिए लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप शुरू में इस बात को कह रहे थे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये विपक्षी दल छात्रों के आंदोलन पर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों का आंदोलन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छात्रों से संवाद बनाए हुए है और हम सरकार की तरफ से कहना चाहते हैं कि छात्र हित में फैसले लिए जाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत तो हो गई, पूरा मामला अब सियासी रुख ले चुका है। अंशु सिंह सीधे, जो अंशु अवस्थी अभी कांग्रेस के, सीधे सीधे हमला कर रहे थे कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और एक एग्जाम को एक पारी में नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। ऋचा जी, देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस तरीके के बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शंस एक तरफ होते हैं, वो देश की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स की जो भर्ती परीक्षाएं होती है वो दूसरे तरीके की अपनी एक एकेडमिक प्रक्रिया है, उसके लिए इम्तिहान होता है। इलेक्शन को और नौकरी को तौल देना, इसी तरीके से समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
छात्र अभ्यर्थियों को लेकर किस तरीके से नॉन सीरियस है। इनको सिर्फ बयान देना है, लेकिन उन बयानों में ये क्या कह रहे हैं, शायद अगर इसका ये विश्लेषण कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे। और आप देखिए, हमने और आपने वो दौर भी देखा है, चूंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रही हूँ, कि 2013 में या अखिलेश यादव जी की सरकार में जब आंदोलन हुआ करते थे तो आंदोलनों को बट और बूटों से कुचल जाया करता था। अनिल यादव जो घोषित रूप से तड़ीपार थे, उनको लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और माननीय न्यायालय के फैसले के बाद एक लंबे समय के बाद उनको हटाया गया। तो उस समय जिस तरीके से छात्रों के साथ संवाद नहीं किया जाता था और उस समय के आंदोलन भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे, अन्याय के विरुद्ध थे। आज छात्र अपनी मांग कर रहे हैं और हम लोक सेवा आयोग की तरफ से भी हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि लोक सेवा आयोग लगातार छात्रों से उनकी आपत्तियां मांग रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ताकि उसके स्तर पर, तकनीकी स्तर पर उसमें सुधार किया जा सके। ओके ऋचा जी, एक बात तो आप, मैं ये कोट कर रहा हूं कि आप खुद स्टूडेंट लीडर रही हैं और लड़ाइयां लड़ी हैं और बड़ी तीखी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं। क्या वजह है कि ये उत्तर प्रदेश में, चाहे पिछली सरकार का दौर हो या मौजूदा सरकार का दौर हो, करीब करीब हर परीक्षा, हर भर्ती में ऐसी ही तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, चाहे वो टीचर्स का मुद्दा हो या ये मुद्दा हो या कभी भी, हर बार विवाद पैदा हो जाता है। क्या बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और समाजवादी पार्टी की सरकार, मैं यहां बहुत जिम्मेदारी से कहना कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक ऐसा सिस्टम छोड़ा था परीक्षाओं को कराने का जिसमें नकल माफिया पूरी तरीके से हावी थे। जो सेंटर्स थे परीक्षाओं के, वहां पे उनको नकल का सेंटर बनाकर रखा गया था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर कटिबद्ध तरीके से फैसले लिए और इसके लिए वो विधेयक तक लेकर आए, एंटी जो है पेपर लीक लॉ लेकर आए और छात्रों को पारदर्शिता मिले, पेपर लीक ना हो। और ये जो कई पालियों पे, एक मैं अंतिम बात कहना चाहती हूँ, जो कई पालियों में परीक्षा की बात है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो तमाम सेंटरों को जो नकल कराते थे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उन्हीं सेंटरों पे परीक्षा कराई जा रही है जहां पे तो फुल प्रूफ परीक्षाएं संपन्न हो सके। एब्सोल्युटली, इसीलिए पेपर लीक जो रोकने की बात है जो मैंने कही थी। एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, अमित जबई साहब समाजवादी पार्टी से। लगातार हमले जारी हैं। अमित जी, तो जो अभी कह रही थी ऋचा सिंह की क्यों इससे हालात पैदा हो रहे हैं, तो उसकी वजह आपकी पिछली सरकार के दौरान जिस लेवल पर करप्शन एग्जाम प्रोसेस में घुस गया था, उसकी सफाई अब तक चल रही है, फिर आप लोग हमले भी कर रहे हैं। देखिए, विषय मेरी बहन की तरह से है और ये जो है छात्र संघ के आंदोलन से पैदा होकर राजनीति में आई। बिल्कुल, वो भी समाजवादी रास्ते से होते हुए। मेरी बात सुनिए, पूरे देश ने इनको अपना माना, इनको आगे बढ़ाया और समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय डिम्पल साहिबा ने, आजम खान साहब बहुत कम इलेक्शन में जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस बिटिया के लिए, हमारी बहन के लिए जो कुछ किया, ये तभी दौर की बात बता रही हैं कि उस जमाने में कितना समाजवादियों में भ्रष्टाचार था और क्या क्या अखिलेश यादव जी ने कर दिया और डकैतियां पड़ रही थी। मेरा ये कहना, देखिए, प्रवक्ताओं का काम है अपनी पार्टी को डिफेंड करना। आज वो दूसरे पाले में है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके दिल में ये बात जरूर है कि जो छात्रों का जो अधिकारों का हनन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। देखिए, जो हुकूमत ये कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक दिन में पूरा देश का लोकसभा विधान राष्ट्र का चुनाव हम करा देंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अरे एक एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे हो। पूरा युवा जो है सड़कों पर है, बेटियां सड़कों पर हैं। चलिए, आप इसकी बात तो छोड़ दीजिए, इससे पहले क्या हुआ था, समीक्षा अधिकारी ने अभी भी सीबीआई की जांच। ओके, ठीक है। आपने जो बड़ी बात एक कही, कांग्रेस की भी ये लाइन है कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं लेकिन एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। जवाब मैं ऋचा से भी समझूंगा, ऋचा जी से, लेकिन इस बीच क्या आयोग की तरफ से कहा जा रहा है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। आप दोनों बने हुए मेरे साथ। छात्रों की नाराजगी और उस पर विरोधियों की राजनीति को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार भी सामने आए और उन्होंने बयान दिया, सुनिए। देखो, छात्रों की मांग भी थी पहले कि प्राइवेट विद्यालयों को शुचिता की दृष्टि से सेंटर ना बनाए और दूरस्थ के सेंटर ना बनाए। उसको ध्यान में रख करके छात्रों की मांग के आधार पर ही गवर्नमेंट ने 19 जून 24 को जीओ जारी किया
कि केवल सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाए जाएंगे और जो वित्तीय सहायता प्राप्त है उनको बनाए जाएंगे, प्राइवेट को कतई नहीं बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा शुचिता के साथ और गुणवत्ता के साथ कराई जा सके। उसी के गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोगों ने 75 जनपद से सेंटर प्राप्त करने की कोशिश किया, जिसमें सेंटर हमें जितने संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उसके सापेक्ष कम प्राप्त हुए, जिसके कारण हम एक दिन में न करा के 2 दिन में कराने का निर्णय लिए। ऋचा जी, मुझे लगता है कि जो बात सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दे रहे थे अशोक जी, लेकिन सवाल तो सियासी है तो जवाब भी आपको देना होगा। अमीक जामई जो कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल, मैंने शुरू में इस बात को कहा था और मैं फिर से इस बात को कह रही हूँ कि जब अमीक जामई जी जो कि सम्मानित प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और बिल्कुल मैंने वो समाजवादी पार्टी का वो दौर देखा है जहां पर किस तरीके से बात तो समाजवाद की होती है और लोहिया जी के आदर्शों की होती है, लेकिन अंदर परिवारवाद के नाम पे समाजवाद को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैंने उस दौर को भी देखा है जब रामचरितमानस की प्रतियां खुलेआम सड़कों पर जलाई जाती है, लेकिन अमीक जामई के मुंह से और अखिलेश यादव जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, जो कि देश की सनातन परंपरा का अपमान था। लेकिन खैर, आज वो मसला नहीं है, आज मसला युवाओं का है। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि अमीक जामई जी अभी इस बात को बहुत क्लियरिटी से कह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 डे में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। मैं अमीक जामई से कहना चाहती हूँ कि इलेक्शंस की प्रक्रिया को एकेडमिक प्रक्रिया से कंपेयर करना ये अपने आप में मूर्खतापूर्ण विचार है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ, मैंने पीएचडी की हुई है, मैं पोस्ट डॉक कर रही हूँ। एकेडमिक्स एक तरीके की अपनी एक प्रक्रिया है, चुनाव लोकतंत्र कराने की अपनी एक प्रक्रिया है जिसमें उसकी अपनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, और परीक्षाओं को कराने की अपना एक संस्था है जिसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। 5 लाख से अधिक इनको नियमावली पढ़नी चाहिए, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में ये भी उस वक्त नहीं थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी में कभी हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार आलोचनात्मक हुआ करते थे, लेकिन फिर ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो मसला ये है नहीं, लेकिन मसला इस बात का है कि इनको इस बात को, उस नियमावली को पढ़ना चाहिए जिसमें लिखा हुआ है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जब होते हैं तो शिफ्टों में करानी पड़ती है परीक्षाओं को। और अभी जो नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें राधा कृष्णन कमेटी ने भी गाइडलाइंस दी हैं और उसमें ये कहा है कि परीक्षाओं को जब इतने अभ्यर्थी हैं तो कई पालियों में कराया जाए, और जब आप कई पालियों में परीक्षाएं कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन करना ये तो जिम्मेदारी भी है और यही होना चाहिए ताकि किसी भी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। और मैं आपको वो पिछले दिन की वो भी सिपाही भर्ती परीक्षा भी याद दिलाना चाहती हूँ जिसमें 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए और हमने पूरे नकल माफिया के नेक्सस को तोड़ दिया और परीक्षा में परिंदा पर नहीं मार पाया। और 2022-23 में 2023-24 में लोक सेवा आयोग ने रिकॉर्ड समय में परीक्षा को पूरा कराया है, इंटरव्यू से लेकर भर्ती का परिणाम दिया है, और ये भी परीक्षा पूर्ण होगी। और हम छात्रों के भविष्य के को लेकर संजीदा हैं, हम छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं और हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। ओके, अमीक जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। देखिए ऐसा है, आरओ का पर्चा जब लीक हुआ तो पता चला कि कुछ कॉलेजों ने लीक कराया, उनका नाम आया, फिर पता चला जहां छपा था, छपाई वाली कंपनी गुजरात में थी, जिसके मालिक को भारत से बाहर भगा दिया गया। कोई कार्रवाई ये कॉलेजेस में जो शिफ्ट बात कर रही हैं, अगर आप शिफ्ट भी कर रहे हैं, किन कॉलेजेस में कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि जो लोग पर्चा लिख के जिम्मेदार थे, किन कॉलेजों को आपने ब्लैकलिस्ट किया है? जब हर एग्जामिनेशन में आपका पर्चा लीक हो जाए, आपको यही नहीं मालूम है अमीक जी कि किन कॉलेजों को ब्लैकलिस्ट किया गया है? मुझे बोलने, मैंने आपको रोका नहीं है, मैं तो रोका नहीं, एक-एक करके ऋचा जी लाइव परीक्षा सेंटर बनाया जा रहा है, आपको यही नहीं पता है कि किन कॉलेजेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ऋचा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैंने रोका। आप देखिए लाइव टाइम्स पर हम बहस नहीं छेड़ते हैं, बहस नहीं करवाते हैं, हम चर्चा करते हैं, एक स्वास्थ्य चर्चा। आपके पास मैं लौटता हूं, जो बात कहनी है अमित जी को वो कह ले, फिर आपके पास लौटता हूं। जी अमित, मैंने रोका नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जब से ये सरकार है 17-24 का दौर है, सारे जितने आए हैं सब कंट्रोवर्शियल हुए। पर्चा लीक हुआ, एसटीएफ जांच, पर्चा लीक हुआ, एसटीएफ जांच, सिपाही सड़क पे घूम रहा है, लेखपाल सड़क पे घूम रहा है, शिक्षक सड़क पे घूम रहा है, आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर नहीं हुआ। हम सवाल उठा रहे तो आप एकदम नाराज क्यों हो रहे हैं? हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। आपकी बात इलाहाबाद के छात्रों को क्यों समझ में नहीं आई? बताइए हमको, आप क्यों वो लोग आपकी बात को नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि कितना पैसा दे के कौन कौन सी नौकरियां यहाँ पे मिल रही, कौन कौन से पर्चे लीक हो रहे हैं।
आप कह रही हैं कि वो कोचिंग सेंटर में लीक हुआ, किस कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हुई? ओके, एक जवाब ले लेते हैं अमीक जी। नहीं, सवाल ये है, मैं आपसे, आप सोच लीजिए कि ये जो पूरा मुद्दा है, जो आप खुद सवाल उठा रहे हैं कि पैसे लेकर भर्ती कर लेना, करप्शन के जरिए की भेंट चढ़ जाना, ये भर्ती की प्रक्रियाएं, इससे बचाने के लिए कह रही है सरकार कि हम ये तरीके अपना रहे हैं, अलग कम छात्रों को अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम दिला करके पूरी तरह से सैनिटाइज करके हम एग्जाम ले रहे हैं। तो अगर ये सही नहीं तो फिर इसका रास्ता क्या है कदाचार मुक्त करने का, ये आप सोचिए। फिलहाल ऋचा जी से जवाब लेते हैं आपकी बात का। ऋचा जी, गुजरात से लेकर के यहां तक लॉबी काम करती रही है पेपर लीक में। देखिए, आज समाजवादी पार्टी क्योंकि वो सैफई परिवार तक सीमित रहती है, इसीलिए वो हर जगह परिवारवाद और इस तरीके की चीजों को ढूंढना शुरू करती है। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि छात्रों का सवाल है और बड़ी संख्या में छात्र के भविष्य का सवाल। आप अमित जमई जी से पूछिए ना कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या समझते। अगर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझ रहे होते तो शायद आज ये यहाँ पर बैठकर छात्रों को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। ये क्या कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो नकल माफियाओं का नेक्सस छोड़कर गई थी, जिसको ध्वस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने हर संभव कदम उठाया है और आज वो नेक्सस ध्वस्त हो चुका है। अभी पिछले दिनों सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई और 50 लाख अभ्यर्थी, उसमें 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन अगर अमित जमई जी की बात मानते लेकिन तो फिर तो ऋचा जी देखिए, ठीक है, मैं सियासी बातों में नहीं पढ़ना चाहता, ये तो आप लोगों की सियासत है, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन लाइव टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये जरूर समझना चाहता हूं, फिर से उस सवाल को मैं बल्कि दोहरा रहा हूं जो आपको शुरू में किया मैंने। अगर ये सब कुछ छात्रों के हितों में ही हो रहा है जैसा कि आपका दावा है, तो छात्र ही फिर सड़क पर क्यों हैं? ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है ना। फिर बिल्कुल बड़ा सवाल भी है, महत्वपूर्ण सवाल भी है, और हम किसी भी सवाल से भारतीय जनता पार्टी और मैं निजी तौर पे भागती नहीं हूं, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में और विशेषकर प्रयागराज में आंदोलनों को देखा है, उसमें सहभागिता की है। इस परीक्षा को लेकर छात्रों की नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपत्तियां हैं जिनको लेकर सामने छात्र आए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्रों को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है और छात्र उनसे अपनी आपत्तियां दे रहे हैं। इन दोनों को लेकर एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आज प्रदेश अध्यक्ष जी का भी वक्तव्य आया है, वो छात्रों के संवेदनशीलता से उनके प्रश्नों को सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आपने ट्वीट देखा होगा कि वो छात्रों के साथ है। तो हम एक सामंजस्यपूर्ण संवाद से और संवेदनशीलता से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जरूर छात्र हितों में फैसला होगा। छात्र हितों में जो भी होगा वो छात्र हित में होगा। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। ऋचा जी, आई होप सो, एंड मुझे लगता है कि हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि छात्र के हित में हो रही बात छात्र को समझाया जा सके और छात्र सड़क पर नहीं हो, उन पर लाठी चलाने की नौबत न आए, ये हालात न पैदा हो बार बार। ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगती हैं। धन्यवाद ऋचा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रामीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज में 2 दिनों से हंगामा मचा है।